भाभी रोज़ मुझसे ताज़ा मछली मंगवाती, मगर उस वक़्त मुझे बहुत हैरत होती जब भाभी सारी मछली बगैर पकाए ही अपने कमरे में ले जाती, और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती मछली बहुत मज़े की थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन भी लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान निकल गई। शम्सा भाभी ने मुझसे 1 किलो मछली मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो मछली लेकर घर पहुंची, भाभी ने शापर मुझसे उचक लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मेरे भाई ऑफिस से जल्दी आ गए थे। इनकी तबीयत खराब थी। मैं सहन में ही बैठी थी, जल्दी से उठकर इनके पास आई थी। मैं फिक्रमंद थी, मगर वो बोले कि थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भाई को शदीद कोफत हुई। उन्होंने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही ना आई। भाई ने मुझे घूर कर पूछा कि शम्सा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई। मैं बोली, भाई भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद आंख लग गई हो, इनकी आराम कर रही हो। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। फिर बोले, शम्सा दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ ना दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर इन्हें चारपाई के पास ले आई और बोली कि आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाज़ा खोलवाती हूँ। मैंने अब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती भी जाती कि भाभी दरवाज़ा खोल दे, भाई आराम करने घर आए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतना सकूत था कि कोई इंतहा नहीं। मैं भाई के पास आकर बैठ गई। इनका चेहरा गम और गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मैं बोली, भाई आप मेरे कमरे में आराम कर लें, हो सकता है भाभी सो गई हों, सिदरा भी तो सो रही है ना। भाई ने नफ़ी में सर हिला दिया और मुझसे बोले कि जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भाई के पास ही बैठी रही। तभी भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठे और भाभी से गुर्रा कर बोले कि कमरा अंदर से क्यों बंद था। तुम नहीं जानती कि क्या मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे सुपुर्द करके काम की तरफ बाहर निकलता हूँ। तुम हर रोज़ यही सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 17 साल की उम्र की और डरपोक सी लड़की थी। भाई को गुस्से में देखकर खुद डर गई थी, मगर फिर भी मैंने आगे बढ़ी और बोली, भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। भाभी ने कभी हम दोनों को गैर नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों बहनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज इनकी तबीयत खराब हो इसलिए सो गई हों। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। वो बोली, शुक्रिया फातिमा। मैं बोली, भाभी शुक्रिया को मारें गोली, आ जाएं, किचन में मिलकर मछली बनाते हैं। भाभी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, फातिमा मछली तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरत ज़दा सी खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने मछली खा ली है, क्योंकि मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा था। वो कच्ची मछली अपने कमरे में ले गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी भी आंख लग गई थी। मगरिब की आज़ान से मेरी आंख खुल गई थी। सिदरा भी जाग गई थी। हम दोनों बहनों ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। आज भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लग रही थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई बिल्कुल पुरसकून से लग रहे थे। वो भाभी के साथ भी मामूल की बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर ये सब नज़रअंदाज कर दिया था कि मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार होकर भाई के साथ चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ ले जाया करते थे। मैं और सिदरा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। इसके फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात हो चुके थे, इसलिए इसे छुट्टियाँ थी, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी। मेरे इम्तिहानात को अभी 2 माह रहते थे। कॉलेज से वापसी पर मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची मैंने भाभी को अपना मुंतज़िर ही पाया था। वो बोली, फातिमा जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील कर लो और मुझे 1 किलो मछली ला दो। फिर वो कमरे से पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं भाभी शम्सा की फरमाइश पर 1 किलो मछली लेकर आई थी। मैंने भाभी को शापर पकड़ाकर जोश से कहा कि भाभी आज आप मछली का सालन बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फ़क हो गया था। फिर वो इस बात में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। मुझे एकदम से घिन आई थी कि बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में आकर पढ़ने लग गई थी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और सिदरा के लिए खाना बेने के अशिया लेकर आए थे। भाई की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली तो वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई। पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट ख़त्म हो गई थी, अब वो फिर क्यों लंगड़ा कर चलने लगी थी। मुझे भाभी पर शक हुआ कि कहीं वो भाई को दिखाने
दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती, लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। मैंने अपनी सोच को ब्रेक लगाया और भाभी के पास गई और इनसे इस्तिफसार किया कि इनके पाँव पर क्या हुआ है, तो वो चुप कर गई थीं। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फट से किचन में चली गई थी। मैं अक्सर किचन में भाभी का हाथ बटा दिया करती थी, आज भी इनकी मदद के लिए किचन में चली गई थी। मैं बोली, भाभी, मछली का सोच सोच कर तो आज मुझे भी बहुत भूख लग गई है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा, फिर बोली, फातिमा, आज तो घर भिंडी गोश्त बना है, मछली तो मैं खा गई। वाह, क्या मज़ेदार लजीज मछली थी। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने ध्यान में ही थी, मगर सिदरा को देख कर हैरान हो गई थी। वो अपनी फ़र्स्ट ईयर की किताबें खोले बैठी थी। मैं बोली, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान जाती थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने इसी तरह से किताब पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो इसने मेरा हाथ झटक दिया था और इंतहाई गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करें, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश ना किया करें। सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी हैं, 30 साल नहीं जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हैं। मुझे सिदरा से इस किस्म के लहजे की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। सिदरा ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैं इसको छोड़कर बाहर आकर भाई के पास बैठ गई थी। भाई भी मुझसे मेरी तालीम के मुतालिक सवाल करते रहे थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भाई के सामने आने से गुरेज कर रही थी और मुमकिन हद तक कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ा कर ना चले। भाई ने मुझे सोचों में गुम पाया तो मुझसे परेशानी की वजह पूछी थी। मैंने बिना लगी लिपटी भाई को बता दिया कि सिदरा ने बदतमीज़ी की है। भाई बड़े हैरत ज़दा से रह गए थे। फिर उन्होंने सिदरा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त यूं कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर मेरे पास बैठा करो। भाई के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि सिदरा ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। वो बोली, अम्मी अब्बू खुद तो मर गए, मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए हैं। भाई कहता है कमरे में ना बैठो, भाभी कहती हैं घर के कामों में हाथ बटाया करो, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भाई सिदरा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर उठे और सिदरा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, सिदरा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। सिदरा कुछ भी बोले बिना बस रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही इसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भाई ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, शमसा, आजकल सिदरा घर में होती है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है। भाभी का चेहरा एकदम ही जर्द पड़ चुका था, वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, फरहाद, सिदरा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार इसे बोला था कि घर के काम काज में मेरा हाथ बटा दिया करो, यूँ तो बोर भी नहीं हुआ करोगी। शायद इसे मेरी ये बात बुरी लग गई थी। भाई कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे शमसा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात फ़कत इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी ही। खैर, अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी ले आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताबें और नावल्स भी लाकर सिदरा के हाथ में थमा दी थी और बोले कि आज के बाद तुम बोर नहीं हुआ करोगी। फिर लड्डू भाभी को थमा कर बोले, शमसा, तुम और सिदरा लड्डू खेल लिया करो। भाभी मुस्कुरा दी थी। मैं कमरे में आई तो सिदरा मुझे बड़ी पुरजोश लग रही थी। वो बोली, फातिमा, मैं तो सारा दिन फिल्में देखा करूँ, तुम पढ़ाई में सर खपाती रहना। मेरा जी भी ललचा गया था। भाई सिदरा के लिए बच्चों वाली फिल्में लेकर आए थे। मैं रात देर तक जाकर पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी जब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। वो दबे कदमों चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने वो रात के इस पहर छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूल कर बाहर निकली, देखने के लिए निकली। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली आई थी। ये सब क्या हो रहा था आखिर। मैं इसी फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं खालिद से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और मुझे मछली लेने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई थी कि सिदरा फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की किताब पकड़े बैठी थी। मुझे देखकर वो इस कदर बुखला गई थी कि जल्दी से वो किताब समेत बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी को मछली ला दूँ, सिदरा को तो बाद में देखूंगी। मैं मछली ले आई तो भाभी ने मुझसे शापिर ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई थी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और सिदरा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो
वो बोली, फातिमा तुम भाभी को रोज़ रोज़ ये मछली लाकर मत दिया करो। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसे क्यों कह रही है। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ सिदरा? सिदरा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। मैं सिदरा की बात झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो हर वक्त घर में होती है। इसे तो भाभी के मामलात की खूब खबर होगी। मैंने सिदरा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फ़िलहाल इस बात का जिक्र किसी से भी ना करे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीक करूँगी, फिर सच सामने आने के बाद ही हम कोई फ़ैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो सिदरा छत पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं सिदरा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें किया करती थीं। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि भाभी के कमरे से निकल आई। वो लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ था। मैं बोली, भाभी मछली कहाँ गई? भाभी बोली, वो तो मैंने खा ली, बड़ी खुश जायका मछली थी। मैं चुप कर गई थी। भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई काम काज करने लगी थी। जब अचानक मुड़ कर बोली, फातिमा सिदरा कहाँ है? मैं बोली, भाभी वो तो छत पर है। भाभी का रंग अचानक ही फक हो गया था। वो लंगड़ाती हुई छत के जानिब लपकी थी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं भाभी की छत पर गए हुए भी बड़ी देर ही हो गई थी। मैं भी इन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ बआसानी सुन सकती थी। वो सिदरा को बड़ी बुरी तरह से झड़क रही थी। सिदरा के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए दुखी सा हो गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने सिदरा को गले से लगा लिया और प्यार से बोली, लड्डू नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? सिदरा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी थी। मैं इन दोनों को देखकर हैरान रह गई थी। मैंने सिदरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ नीचे ले आई थी। इसे कमरे में लाकर मैंने पूछा कि भाभी तुम्हें क्यों झड़क रही थी? सिदरा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों झड़केंगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोच कर चुप कर गई थी। मैं बोली, सिदरा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। इस दिन तुमने मुझे जो बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारे वहम पर ही मबनी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुकम्मल सबूत ला कर दो। कल मैं जब भाभी को मछली ला कर दूंगी तो तुम इनके कमरे में छुप कर देखना कि वो मछली कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर सिदरा एकदम से मुस्कुरा दी थी। वो बोली, फातिमा मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर मैं अपने जहन में सारा लाहे-अमल तरतीब देने लगी थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को अपना मुंतज़िर पाया था। वो बोली, फातिमा जल्दी से मछली ला दो। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में चली गई और सिदरा को भी समझा दिया कि मैं जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुलाऊंगी तुम इनके कमरे में जाकर छुप जाना। इसने हामी भर ली थी। मैंने भाभी को आवाज़ दी और बोली, भाभी मछली अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ? मैं अभी ला कर देती हूँ पैसे। इतनी देर में सिदरा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं मछली ले आई थी और भाभी ने खुशी खुशी वो मछली मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई थी। मैं बाहर सहन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे के बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। वो किचन में चली गई तो सिदरा भी इनके कमरे से बाहर निकल आई थी। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी कि सिदरा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने सिदरा को बाजू से थमा और बोली, सिदरा क्या मालूम हुआ तुम्हें? सिदरा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वो बोली, फातिमा हमारी भाभी किरदार की अच्छी नहीं है। तुम नहीं जानती कि भाभी के कमरे में एक खुफिया खिड़की भी है। भाभी मछली लेकर इस खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। फातिमा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुपा कर घर से निकलती हैं, मगर तुमने ही यकीन नहीं किया था। तुम्हें मालूम है क्या, वो खिड़की बड़ी तंग सी है, इससे निकलते हुए पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी इस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट के बायस मैं ऐसा ना कर पाई। मैंने सिदरा को कसम दे दी कि वो भाई से इस बात का जिक्र ना करे। वह बोली, पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने सिदरा को एक किताब थमा दी और बोली कि तुम इसका मुताला करो। मैं इसका नन्हा सा दिमाग दूसरी जानिब लगाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इसी शशोपेश में मुब्तला थी कि भाई को भाभी के मुतालिक बताऊं या नहीं बताऊं। सिदरा भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे अकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर मैं सोचती रही, जब मैं भाई के चीखने के चिल्लाने की आवाज़ से उठ
اٹھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو صحن میں بھائی، بھابھی اور سدرا کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا سدرا نے بھائی کو بھابھی کی حقیقت بتا دی ہے، جب ہی تو وہ اس پر غصہ کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بھائی غصے سے بولے، فاطمہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تم سے یہ ہی نہیں سنبھلی۔ بھائی کا اشارہ سدرا کی جانب تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، بھائی کیا ہوا ہے؟ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولے، تم سدرا سے صرف مجھے یہ معلوم کر کے بتا دو کہ چھت پر کون تھا جو اس سے ملنے آیا تھا۔ میں ایک دم ہی کپ کپ آ گئی تھی۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بولی، نہیں بھائی، میری سدرا ایسی نہیں ہے، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ بھابھی بھی آگے بڑھ کر بولیں، فرحاد آپ بلا سبب اتنا غصہ نہ کریں، بچی ہے سدھر جائے گی۔ بھائی اب بھابھی کو گھور رہے تھے۔ وہ بولے، میں نے شادی کے اول روز سے ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں فقط میری بہنیں ہی نہیں ہیں، بلکہ میں نے ان کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ تم ماں بن کر ان کی تربیت کرنا، یہ تربیت کی ہے تم نے ان کی۔ میں نے سدرا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ میں سدرا سے بولی، تم مجھے سچ بتا دو کہ آخر بات ہوئی کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، بھابھی چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ان کے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائیں، اسی لیے وہ یہ سب کر کے ہمیں بھائی کی نظروں سے گرانا چاہتی ہیں۔ سدرا کی بات نے تو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بولی، تم فکر نہ کرو، ہمارے لیے گھڑا کھودنے والے خود ہی اس میں گر جائیں گے۔ اگلے روز میں بھائی کے ساتھ کالج جانے لگی تو وہ بڑے خاموشی سے بولی، ان کی آنکھیں سرخ انگارہ بن چکی تھیں۔ میں بولی، بھائی آج آپ آفس سے آدھی چھٹی لے کر مجھے کالج سے لینے آئیے گا، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی کچھ کہے بھی نہ چلے گئے تھے، مگر یہ شکر تھا کہ وہ مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ گھر سے باہر ہی رہیں، جب میں انہیں اشارہ کر کے بلاؤں گی تب ہی وہ آئیں۔ میں جیسے ہی گھر گئی، بھابھی نے مجھے مچھلی کی فرمائش کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں مچھلی لینے باہر نکلی تو بھائی آگے بڑھے اور بولے، کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، بس آپ چپ رہیں، آج حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں مچھلی لے کر گھر چلی گئی تو بھابھی میرے ہاتھ سے شاپ پر اچک کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں جلدی سے گھر سے باہر آئی اور بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھولیں۔ بھائی کے پاس ایک جدید قسم کا کٹر تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو بھابھی وہاں موجود نہیں تھی، ان کے کمرے کی خفیہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بھائی نے اس کھڑکی سے باہر جھانکا تو انہیں بھابھی نظر آئیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کہیں جا رہی تھیں۔ بھائی اس کھڑکی سے کود گئے تھے، جبکہ میں اور سدرا بھی بڑی مشکل سے اس کھڑکی سے نکل پائی تھیں۔ ہم تینوں بھابھی کا پیچھا کرتے ہوئے دور دراز ایک سنسان سی ایک جگہ پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک آستانہ تھا جہاں لوگ دم کروانے اور تعویذ لینے آتے تھے۔ تیز تیز چلتے ہوئے اچانک جب بھابھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بھائی آگے بڑھے اور بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے آئے تھے۔ بھائی کے تیور بڑے خطرناک بڑھ چکے تھے۔ وہ بولے، شمسا آج اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سچ بول دو۔ بھابھی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، فرحاد اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ان بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے، مگر آپ ان کی وجہ سے مجھ پر شک کرتے ہیں کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ ان کی وجہ سے اکثر مجھے سخت سست بھی سنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، ایسا بھی لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی کہ ایک پیر بابا ہیں جن کا تعویذ اتنا اچھا ہے کہ شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، اس لیے میں آپ سب سے چھپ کر اس کے آستانے پر جانے لگی تھی۔ پیر نے کہا تھا کہ پورے 30 دن 1 کلو مچھلی لا کر مجھ سے دم کروانی ہے اور پھر مچھلی کو نہر کے کنارے پھینک دینی ہے۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے 27 دن ہو چکے تھے۔ میں آپ دونوں کے جانے کے بعد اپنے وظیفے پڑھتی رہتی تھی، اس لیے میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی، مجھ سے چوک ہو گئی۔ سدرا محلے کے ایک آوارہ لڑکے کاشف سے محبت کر بیٹھی اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سدرا پر شک ہوا، اس لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی گئی تھی۔ تب مجھے کاشف کا خط نظر آیا، اس میں اس نے سدرا کی بڑی تعریف لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ خط سدرا کو دکھا کر کہا کہ میں تمہاری حقیقت تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، اس لیے باز آ جاؤ، مگر سدرا تو اب مجھے ہی اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ ٹھان چکی تھی کہ 30 دن کا عمل پورا کرنے کے بعد میں سدرا پر سختی کروں گی، مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا تو وہ شرمسار ہو سی کھڑی تھی، اس کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا اگر کاشف اچھا لڑکا ہوتا تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھوا دیتا، مگر وہ 2 نمبر انسان ہے، محلے کی ہر لڑکی پر اس کی نظر ہے۔ سدرا رونے لگی اور بولی، بھائی گھر میں فرصت
وحشت اور تنہائی تھی، اسی وجہ سے میں اس غلط کام میں ملوث ہو گئی تھی، ورنہ مجھے کاشف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بھائی مسکرا دیے تھے، ان کے سر سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہم دونوں کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ یقیناً اب وہ بھابھی کی خبر لینے والے تھے۔ وہ بھابھی کو ہمارے سامنے نہیں ڈانٹا کرتے تھے۔ میں بولی، بھائی بھابھی کو کچھ مت کہیے گا، وہ ہماری ماں جیسی ہے۔ بھابھی روتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کے گلے لگ گئی تھیں۔ اب ایک بار پھر سے پیار کی فضا ہمارے گھر قائم ہو چکی تھی۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات اور تجربات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔